हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ध्यान रखिएगा, आपका जो सीटेट का पेपर होता है वहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक हैं क्लास 3, 4th और 5th की, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम उन्हीं बुक का निचोड़ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इन क्लास को आप देख लीजिए, आपका 15 नंबर CTET में कंफर्म हो जाएंगे ईवीएस वाले पोर्शन के। ध्यान रखिएगा, इसके पहले क्लास 1st, 2nd, 3rd हो चुकी हैं, यानी इसके पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग उन क्लासों को देख लीजिए, आप लोगों के वहाँ से नंबर बनने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा फूड यानी भोजन। देखते हैं इसमें क्या है। लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन। तो अभी हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि CTET में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके पास कोई नोटबुक हो तो उस पर नोट करते चलिएगा। लिखा हुआ है मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। यहाँ पे छत्ते लिखा हुआ है, छत नहीं लिखा हुआ है। कुछ मधुमक्खियाँ काम करने वाली भी होती हैं। छत्ते में कुछ नर ड्रोन व कुछ काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, और इसमें एक रानी मक्खी भी होती है। आगे लिखा हुआ है मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह अधिकतर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर ही माना जाता है। नेक्स्ट है छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खी पाई जाती हैं। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जो वर्कर मक्खी होती है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, और जो ड्रोन मक्खी होती है, जो ड्रोन मधुमक्खी होती है वो दिखने में कुछ इस तरीके से दिखती है। वहीं पर जो रानी मधुमक्खी होती है वह कुछ इस तरीके से दिखने में लगती है। तो आप लोग इनको देख सकते हैं, इनका शेप, साइज और आकार अलग अलग तरह का होता है, और दिखने में भी तीनों अलग अलग लगती हैं। देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। यानी जब एक मधुमक्खी को रस पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है, यहाँ पे फूल हैं, तो वह डांस करती है, जिसको देखकर अन्य मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वहाँ पे रस है। आगे लिखा हुआ है मधुमक्खी पालने हेतु बक्से का प्रयोग किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होती है। आगे देखते हैं। अब जो मधुमक्खी पालने के लिए बक्से का प्रयोग किया जाता है उसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। आगे लिखा हुआ है दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है शहद के बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। जो शहद का बक्सा होता है उसमें एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। आगे देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे लिखा हुआ है इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है और किसके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है सामाजिक कीट। अब हम लोग कुछ और जो सामाजिक कीट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे चींटियाँ, दीमक, ततैया। ये सारे जो कीट हैं ये भी सामाजिक कीट कहलाते हैं। लिखा हुआ है इनमें इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। किनकी? जो चींटियाँ होती हैं इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी भी एक कीट होती हैं। चींटियाँ जो होती हैं वह भी एक कीट होती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखते हैं। जो सिपाही चींटी होते हैं वह बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो चींटियाँ होती हैं इनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अब हम बात करेंगे झूम खेती के बारे में। ध्यान रखिए, ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, झूम खेती करने का एक तरीका होता है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है, जिसे झूम खेती बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉटरी द्वारा खेती देने की प्रथा कहाँ पे है, मिजोरम में है, जिसे झूम खेती बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खेती देने के लिए लॉटरी खोली जाती हैं, फिर जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन आती है उसको उस ज़मीन पर खेती करनी होती है। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल हेतु आराम करने देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ सके। नेक्स्ट है, इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यहाँ पे जो जंगल और बांस उगाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, उसे गिराकर जला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिससे ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जब बांस को, जो खरपतवार को जलाया जाता है तो उससे राख प्राप्त होती है जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। आगे लिखा हुआ है, फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। याद रखिएगा, इस ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, मिट्टी को बहुत हल्के से हिलाया जा रहा है, फिर इसमें बीजों को छिड़क दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है, एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो एक ही खेती में कई तरह की फसलें, कई तरह के बीज बोए जाते हैं, किसमें, झूम खेती में। तो झूम खेती के बारे में जो पॉइंट्स हमने अभी आपको बताए हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अब मिजोरम के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बातें और हैं, उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चिराव जो नाच है वह मिजोरम में नाचा जाता है। चिराव नाच मिजोरम में किया जाता है। और क्या है, मिजोरम में बांस के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि आप कप वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं जो मिजोरम में बांस से बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों की जो पकड़ है वो और मजबूत हो पाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आप रिवाइज करते चलिएगा तो आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है उनको भूलेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत, अक्टूबर से दिसंबर होता है। दूसरा ऑप्शन है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सही बात है। दूसरा क्या है, तीसरा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। सही बात है। चौथा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालने हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खियों को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है चीनी का मीठा घोल, ऑप्शन नंबर 2 है फलों का मकरंद, ऑप्शन नंबर 3 है फलों का रस और ऑप्शन नंबर 4 है शहद का घोल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चीनी की मीठे घोल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है जनवरी से मार्च, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून और चौथा ऑप्शन है जुलाई से सितंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो जो मिजोरम में झूम खेती की जाती है उसके बारे में सही पॉइंट्स को छांटना है, फिर इसका आंसर यहाँ पे देना है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक फसल को कटने के पश्चात भूमि को
कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं, सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। चलिए, ये भी काट कर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से आपका आंसर सही होगा। तीसरा है, बीज बोने से पहले गहरी जुताई की जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि उसको हल्की से हिलाकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं, यानी हल्के से जुताई की जाती है। चौथा है, एक ही खेती में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये भी इसका सही हो जाएगा। और पांचवा है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, यानी ए और सी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए और डी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए और डी किसी में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका बी वाला भी इसमें सही माना गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है पर्यावरण कानून, यानी अब पर्यावरण से कुछ संबंधित जो कानून हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला कानून क्या है? पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी एनवायरमेंटल एक्ट 1986। देखते हैं इसमें क्या हुआ था। लिखा हुआ है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो आपका एनवायरमेंटल एक्ट 1986 है, इसमें 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। आगे लिखा हुआ है, यह पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। कब हुआ? यह पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। तो ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, कहाँ पे? स्टॉकहोम में। उसी से प्रभावित होकर जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया था। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखते हैं इसमें क्या हुआ था। लिखा हुआ है, भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। यानी जंगल में जो अवैध रूप से तस्करी हो रही थी उसको रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। जैसे हाथियों के दांत हो गए, शेर, चीता, हिरन और भालू वगैरह की खाल हो गई, इनकी अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। इसी को रोकने के लिए 1972 में क्या किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन अधिकार अधिनियम, यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह क्या है? यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कानून जंगल में रहने वाले लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। कौन सा? 2006 जो था वन अधिकार अधिनियम 2006, यह किससे जुड़ा था? यह जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनकी भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, जंगल से रिलेटेड एक जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था। जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि द्वारा किया गया था। देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है, जो ये वन्य अधिकार अधिनियम है 2006, यह पारित कब हुआ था? यह पारित हुआ था 18 दिसंबर 2006 को, और लागू कब हुआ? लागू हुआ 31 दिसंबर 2007 को। तो ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को इनको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। ध्यान रखिएगा, जो हमारी कल वाली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सूर्यमणि के बारे में डिटेल में बात की थी कि सूर्यमणि कौन है और इनका नाम हम लोग आखिर क्यों ले रहे हैं और इनका एनसीईआरटी में इतना महत्व क्यों है। तो जिसने भी पुरानी क्लास नहीं देखी है कल वाली, वो लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है, जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी।
तो याद रखिएगा जो जंगल अधिकार कानून है 2007 वह इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है आपका चिपको आंदोलन। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि CTET में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। लिखा हुआ है इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। ध्यान रखिएगा जो चिपको आंदोलन है इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा किया गया था, जिसमें महिलाओं ने इनका सपोर्ट किया था। देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ध्यान रखिएगा आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान में एक शहर है जोधपुर, उसके एक गांव में जिसका नाम क्या था, जिसका नाम खेजड़ली था, वहां पर खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी और इनके साथ में कई अन्य महिलाओं ने भी अपनी जान दे दी थी। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अभी हमने बताया कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एपिको आंदोलन के बारे में। ध्यान रखिएगा यह चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत जो है कर्नाटक में की गई थी, क्योंकि कर्नाटक में चिपको को एपिको बोलते थे। लिखा हुआ है 1983 में इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। किसने किया? पांडुरंग हेगड़े द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, जिनकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई थी, जैसा हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है नर्मदा आंदोलन। यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बार बन चुका है। लिखा हुआ है इस आंदोलन में प्रमुख नेता बाबा आमटे तथा मेधा पाटेकर थे। कौन से? इस आंदोलन में प्रमुख नेता बाबा आमटे तथा मेधा पाटेकर थीं। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। किसकी? जो नर्मदा आंदोलन है इसकी शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग कर लीजिए, जिससे आपकी पकड़ और मजबूत हो पाएगी। पहला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन पर बल दिया गया? चलिए बताइए। अभी हमने आपको बताया जो सूर्यमणि जी हैं इनके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन पर बल दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये झारखंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। तो चलिए बताइए यह कानून जो है वह किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, अभी हमने इनके बारे में बात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा यह जो कानून है यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से संबंधित है। किससे? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से संबंधित है। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी वाली क्लास। आप लोगों को अच्छी लगी हो अगर तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार अपने साथी मित्रों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।